माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, प्रयास 84। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वर भाटी। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न लेने के पहले आपकी आज्ञा से और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे जिन नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है उनका परिचय सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि मैं करूं। यदि आप नहीं चाहें तो नहीं कराऊं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। श्री घनश्याम तिवारी। बावड़ा जी, मंत्रियों का परिचय कराने के साथ साथ हमको उपाध्यक्ष बार बार कहना नहीं आता, अध्यक्ष महोदय कहने के लिए भी कुछ। अच्छा, अध्यक्ष का चुनाव भी कराओ आप। श्री घनश्याम जी तिवारी, कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग। खतरनाक है, मुख्यमंत्री जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान आपकी रक्षा करे और कुछ शिक्षा हमारे कौशल साहब से भी ले लेना बचाव के लिए। श्री वीपी सिंह। करंट है, ध्यान रखना आप। करंट है मेरे में। आपकी है। कौशल जी का करंट भी ठंडा नहीं हुआ। 220 से 220 440 हो गया, ध्यान रखना आप। घनश्याम जी, हो जाएगा। भगवान आपकी रक्षा करे, बिजली में करंट, भगवान आपकी रक्षा करे, हम ये चाहते हैं। तो 20 हो गया ये तो। शराब। हाँ। विधि एवं उद्योग विभाग राज्य मंत्री श्री राजेंद्र गहलोत। सूचना एवं जनसंपर्क एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग श्री कन्यालाल मीणा। राजकीय उपक्रम विभाग श्रीमती उजला अरोड़ा। संस्कृत शिक्षा विभाग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, भाषाई अल्पसंख्यक विभाग, भाषा विभाग श्री भंवर सिंह डांगावास। श्री बाबूलाल वर्मा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग स्वतंत्र प्रभार, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग। श्री सुंदरलाल, मोटर गैरेज विभाग स्वतंत्र प्रभार, ऊर्जा विभाग। चलो देर आए दुरुस्त आए 4 महीने के लिए। मोटर गैरेज विभाग स्वतंत्र प्रभार, ऊर्जा विभाग श्री अमराराम चौधरी। कृषि विभाग स्वतंत्र प्रभार श्री दुलीचंद, श्री दलीचंद। नियोजन विभाग स्वतंत्र प्रभार, सहकारिता विभाग श्री शिवदान सिंह चौहान। श्री महावीर भगोरा। मत्स्य विभाग स्वतंत्र प्रभार, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री राम प्रताप कासनिया। सिंचित। इंतजार करने के बाद नंबर तो आया है। सिंचित क्षेत्रीय विभाग स्वतंत्र प्रभार श्री चुन्नीलाल धाकड़। इंदिरा गांधी नहर। प्रयास 84 श्री रामेश्वर भाटी। श्री रामेश्वर भाटी, प्रश्न संख्या बोलिए रामेश्वर जी भाटी साहब। अनुपस्थित 85 श्री प्रसादीलाल मीणा। प्रश्न संख्या 85। लाल सोट
में मार्च 1998 से 47 ग्राम पंचायतों को माहवार आवंटन में वितरण किए गए केरोसिन की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने जानकारी दी है कि नियमित आवंटन 140.5 केल हर माह का है। आवंटन इन्होंने 60 केल का आवंटन अतिरिक्त मिलने के बाद आवंटन इनका बढ़ा है। मैं मंत्री जी आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो आपका वितरण गांव में होता है पंचायतों में, क्या उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को के सरपंच को भी दी जाती है? क्या ग्राम पंचायत के सरपंच से भी उसका सत्यापन करवाया जाता है कि गांव में ऐसी शिकायतें आती है, हम इलाकों में जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय कि केरोसिन रात को आया रात को ही गायब हो जाता है, तो मेहरबानी करके गांव में केरोसिन गांव तक पहुंचे, उसके लिए क्या आप सरपंचों को या ग्राम पंचायत की बैठक में या उसके आवंटन की जानकारी ग्राम पंचायतों को देने पर विचार करने का आप विचार रखते हैं या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि लाल सोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि केरोसिन है, ड्यूल प्राइसिंग है और मार्केट का और ईडीएस के माध्यम से देने वाले का रेट का काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत गुंजाइश रहती है इसकी पिलफरेज की, डाइवर्शन की भी रहती है। इसके लिए हमने सतर्कता समितियों का गठन कर रखा है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत समिति के माध्यम से सरपंचों को इसकी पहले से सूचना दी जाए और इसमें अगर कमी है तो इसको पुख्ता तौर से मैं दोबारा निर्देशित करके हर ग्राम पंचायत के सरपंच को इस बात की पूरी सूचना दी जाएगी कि आपके यहाँ पर इतने राशन कार्ड हैं, इतना केरोसिन आपको उपलब्ध होगा, जिससे कि इसमें पिलफरेज के चांसेस नहीं रहे। और भी आपका कोई सुझाव होगा तो निश्चित तौर पर मैं उसको शामिल करने की कोशिश करूँ। जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि केरोसिन के जो गांव में वितरण का स्थान है, ये केवल लाल सोट के लिए लाल सोट पंचायत समिति क्षेत्र में जो केरोसिन के डीलर वितरण करते हैं, उनका स्थान पूर्व सुनिश्चित हो कि इस स्थान पर मिलेगा और दिनांक हो निश्चित कि इस दिनांक को इस स्थान पर मिलेगा। ऐसी व्यवस्था आप पूर्व घोषणा के द्वारा जिला एवं रसद विभाग के द्वारा करने की सोच रहे हैं क्या? अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय लाल सोट से आने वाले मेरे साथी ने कहा, निश्चित तौर पर यह भी उससे ताल्लुक रखता है। ऐसे कोई और सुझाव होंगे तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि जगह भी सुनिश्चित हो और पूरी पारदर्शिता इसमें रहे, क्योंकि मैं भी इस आपकी चिंता से वाकिफ हूँ। मैं भी चिंतित हूँ इस चीज़ से कि इसका कहीं डाइवर्शन कंप्लीटली नहीं रोक सकते कोई भी, लेकिन मिनिमाइज किया जाए, ऐसा मैं प्रयास करूँ। 86 श्री शांतिलाल खोईवार। खंड 1 जयपुर में वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक की अवधि में जयपुर क्रय विक्रय से प्राप्त पंजीयन आय 1993-94 में 7.22 करोड़, 94-95 में 11.13 करोड़, 95-96 में 15.18 करोड़, 96-97 में 25.83 करोड़, 97-98 में 31.62 करोड़, 98-99 में 4.3 करोड़, मई 1998 तक। खंड 2 जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा विभाग 2 वर्ष 1997-98 हेतु आय लक्ष्य 400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जिसको संशोधित करके 350 करोड़ रुपए किया गया, जिसके मुकाबले आय 312.34 करोड़ रुपए अर्जित हुई थी, जो कि लक्ष्य का 89.24% थी। लक्ष्य कम अर्जित होने का कारण वर्तमान पंजीयन नीति नहीं है। पंजीयन हेतु विक्रय दस्तावेज कम संख्या में प्रस्तुत होना इसका प्रमुख कारण है। खंड 3 हाँ, दस्तावेज पंजीयन से 100% राशि प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों के पंजीयन एवं मुद्रांक कर की विशेष राहत योजना, इसमें मैं संशोधन कर रहा हूं कि लागू कर दी गई है। सितंबर तक
जो लोग पंजीयन करवाएंगे उनको 3% ड्यूटी की छूट होगी। उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी ने जो दिसंबर तक पंजीयन करा लेने पर 3% की छूट दी है, उसके लिए तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उन्होंने स्वयं ने अपने खंड 2 में ये स्वीकार किया है कि लक्ष्य कम आय प्राप्ति का कारण उन्होंने पंजीयन हेतु विक्रय पंजीयन दस्तावेज कम प्रस्तुत होना बताया है। इसका सीधा साधा मतलब उपाध्यक्ष महोदय यह है कि क्योंकि जहां तक 10% पंजीयन शुल्क का प्रश्न है वो तो ठीक है, लेकिन डीएलसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर मूल्य निर्धारण किया जाता है संपत्ति का, वो राज्य सरकार के दबाव, इस दबाव के कारण कि आप राजस्व बढ़ाइए, राजस्व बढ़ाइए, राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से और उसकी पूर्ति और लक्ष्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से वो वहाँ की संपत्ति का मूल्य बढ़ाते रहते हैं। अब वास्तविक स्थिति तो ये है कि जो मूल्य वो निर्धारित करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज, वो वास्तविक क्रय विक्रय मूल्य से कहीं बहुत ज्यादा होता है। आज कोई व्यक्ति यदि 20,000 रुपये बीघे में जमीन क्रय करता है, जो एक सामान्य क्रय विक्रय की प्रक्रिया है, लेकिन पंजीयन शुल्क वहां पर 40,000 रुपये बीघे का है, तो उसे 20,000 रुपये बिना पैसे के लेन देन के अतिरिक्त पंजीयन शुल्क जमा कराना पड़ता है। इसकी जो हालत पैदा ये हो रही है गांव में, जहां तक इनने, यद्यपि मैंने पूरे राजस्थान के आंकड़े मांगे थे, उप मुख्यमंत्री जी ने इसमें सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट के दिए हैं। शहरी संपत्ति का मूल्य तो वास्तविक पंजीयन शुल्क से कहीं बहुत ज्यादा अधिक होता है, लेकिन ग्रामीण स्थिति बिल्कुल विचित्र है। ग्रामों में जो 20,000 की संपत्ति मिलती है पर बीघा, वो 40,000 रुपये पंजीयन शुल्क आप उनसे वसूल करेंगे, तो हालात ये होंगे कि वो उसको पंजीयन कराने के बजाय सामान्य स्टाम्प्स पर क्रय विक्रय का एक जो दस्तावेज तैयार करके कर लेते हैं, जिससे भूमि उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं होती है। और भूमि हस्तांतरित नहीं होने के कारण जब कभी भूमि के विवाद पैदा होते हैं तो वो गरीब किसान और ग्रामीण किसान वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहते हैं, जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है। तो मेरा निवेदन ये है कि यद्यपि ये राशि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तय करती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी राज्य सरकार के इस दबाव के कारण कि वो अपना राजस्व में बढ़ोतरी करे, इसके कारण, क्योंकि उनके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। हमने तो तय कर रखा है 10% राशि। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है, कृपया प्रश्न पूछे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उपाध्यक्ष, आप व्याख्या कर रहे हैं। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये दिस क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट एंड रिलेट्स टू ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करने देते तो उपाध्यक्ष महोदय ज्यादा अच्छा रहता। मेरा निवेदन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ये आपने जयपुर के आंकड़े दिए, मैंने जयपुर के आंकड़े मांगे नहीं है, फिर भी आपकी लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई है। लक्ष्य पूर्ति से कहीं बहुत, मतलब 75% ही हुई है वो, क्योंकि 400 से आपने 350 कर दिए, 350 से 312 की अर्जित हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्रय विक्रय पंजीयन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से और राज्य सरकार को 100% दस्तावेज प्रस्तुत हो और उसका पंजीयन हो, जिससे ज्यादा इनकम हो सकती है। मैं कह रहा हूँ आपके लक्ष्य से भी ज्यादा ये राजस्व अर्जित हो जाएगा यदि आप वहां पर डीएलसी में उनको ये निर्देश दें कि इसके लिए आप सर्वे करें, और सर्वे करने के बाद में वास्तविक मूल्य जो क्रय विक्रय के लिए प्रचलित है उसी के हिसाब से तय करें, तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को लाभ होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जिले के अंदर जब रेट बढ़ाने की मीटिंग होती है उस समय जनप्रतिनिधि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो कौन कौन से जिले में कौन कौन से प्रतिनिधि वहां पर हाजिर हुए और उनके सामने जमीन की रेट बढ़ाई गई। दूसरा प्रश्न यह है कि हर गांव की जमीन 4 तरह की होती है। एक जमीन 1 लाख रुपए बीघे की है, दूसरी जमीन 5,000 रुपए बीघे की है। उसके अंदर क्राइटेरिया जमीन का तय नहीं किया गया है और इसलिए जो जमीन 5,000 रुपए बीघे की है उसके भी 50,000 रुपए के स्टाम्प लेना पड़ता है। या तो गवर्नमेंट ये फैसला करे कि इस जमीन को हम खरीदेंगे तो उसको जो 40,000 रुपये कीमत आपकी रेट बताती है आप 30 में लीजिए, रुपए के बारे में लीजिए, पर इसका खुलासा तो करिए। हर साल 10% बढ़ा करके काश्तकारों की हत्या हो रही है।
ये शहरी नियम के अलावा ये काश्तकारों के विरोध का कानून है। और इस कानून के अंदर ये जो पहले तय किया गया था, मैंने 86 में प्रश्न पूछा था, उसके अंदर ये एक जवाब दिया था कि जनप्रतिनिधि इस कमेटी में रहेंगे। जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है, वो न तो वहां हाजिर रह सकते हैं और बढ़ाने वाले इसी प्रकार से जमीन की कीमत को हर साल नहीं, सिरोही में 3 महीने में हर साल 10% बढ़े ही जा रही है। ये नियम है। अब आप विराजे माननीय सदस्य। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को ये जानना चाहूँगा उनसे कि इस समस्या के कारण अधिकांश जो बहुत ज़्यादा पैसे के सौदे हैं उसमें केवल इकरारनामा किया जा रहा है और इकरारनामा करने के बाद एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उस संबंध में उसको दे दी जाती है और उसके आधार पर सारे सौदे हो रहे हैं। इससे राज्य सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्या सरकार इस नीति को रेशनलाइज करने के लिए कोई युक्तियुक्त विधि या कोई तरीका या कोई इस तरह का पैमाना बनाने की कोशिश कर रही है जिससे किसानों को ये दिक्कत हो रही है। आज आप ताज्जुब करेंगे कि जमीन की कीमत बहुत कम है। विराजे हैं श्री राधेश्याम जी, उससे पैसे ज्यादा ले रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जस्टिस बैरी की जमीन अजमेर में जो पेट्रोल पंप की है वो करीब उन्होंने 12 लाख रुपए में बेची है। पूरी वहाँ के जो भाव थे उस भाव के अनुसार बेची। अब उसके ऊपर आप 13 लाख रुपए वो मांग रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी। अब आप बताइए कौन देगा, जिसकी कीमत 12 लाख है और आपके हिसाब से जो आपने यार्ड स्टिक बना रखा है उससे 13 लाख रुपए बनते हैं, तो कौन देगा 13 लाख रुपए? नतीजा ये है कि इवेजन हो रहा है और सरकार को नुकसान हो रहा है। इस संबंध में आप गंभीरता से सोच कर नई नीति बनाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्व प्रश्न माननीय उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसी संदर्भ में श्री गंगानगर जिला जो है, क्योंकि वो पंजाब से बिल्कुल लगता है, 90 में पंजाब के लोग इधर आ गए, वहाँ की कीमत जो 4 आने थी वो आप सवाल पूछे, सवाल मैं वही उसी प्रश्न पूछिए, भूमिका मत बांधिए, प्रश्न पूछिए। मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ साहब जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा निवेदन है कि जो 100 रुपए की चीज थी उसकी कीमत 1000 हो गई थी। जब पंजाब में शांति होगी कीमत उसकी 75 रुपए हो गई। तो 1 लाख रुपए की कीमत जो थी पहले और उस वक्त भाव बढ़ के 5 लाख हो गई, उसको हम मान रहे हैं 5 लाख, जबकि कीमत उसकी होगी 1 लाख। हमें रजिस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पूरे में अगर गंगानगर जैसे रेट हो, गंगानगर के साथ स्पेशल अन्याय हो रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंडेक्स मंगा लीजिए। जयपुर 1 लाख सिटी है, गंगानगर बॉर्डर पर है, जयपुर से तिगने चौगने रेट। आपका प्रश्न क्या हुआ? मेरा प्रश्न ये है जी कि इस रजिस्ट्री के माध्यम से, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, गवर्नमेंट को बहुत भारी हानि होने वाली है। लोग 100 रुपए के स्टाम्प पर कर लेंगे सौदा, हमारे गवर्नमेंट के खजाने में कुछ नहीं आएगा। हमें इसका पूर्णतः वापस एक कमेटी, हमारे सदस्यों की एक कमेटी बनाकर पूरी तरह इसका विश्लेषण करके और पुनः इसको लागू करना चाहिए। श्री भाटी। सीधा पॉइंटेड प्रश्न है कि ये जो क्रय विक्रय पंजीयन की नीति आपने बना रखी है, जिला स्तर पे आपने समितियां बना रखी है, उसमें जिला अध्यक्ष अध्यक्ष है, कलेक्टर अध्यक्ष है और ये सारे एमएलए जो उसमें सदस्य है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ये बता दे कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में ये जो पंजीयन की रजिस्ट्रेशन की जो कमेटी है, उस कमेटी की कौन से जिले में 93 से हमारा जो कार्यकाल खत्म होने आया है, उस सारे जिलों में 1-1, 2-2 भी मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले से आता हूं। आपका प्रश्न समाप्त हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी के जिले से आता हूं। उस जिले में आज तक सिर्फ 1 मीटिंग हुई है, वो भी इस असेंबली क्वेश्चन के बाद। माननीय उपाध्यक्ष जी, सवाल माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जिला कमेटियों की मीटिंग के अनुभव के आधार पर कि क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ये बात
तय करा सकते हैं। जनप्रतिनिधि बैठते हैं और जनप्रतिनिधियों की एक भिन्न राय होती है और सरकारी कर्मचारी जो प्रस्ताव लेके आते हैं उनकी भिन्न राय होती है। सरकारी कर्मचारी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा 10% बढ़ा के वो कहते हैं। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय से ये निवेदन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या वहां जब अलग अलग राय हो और सरकारी प्रस्ताव दूसरे हो तो जनप्रतिनिधियों की राय को प्रिवेल किया जाएगा, उनको वेट दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, होता यह है कि गांव में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए एक किसी टुकड़े की कीमत बहुत अधिक बढ़ाकर कर दी जाती है और ये जो प्रस्ताव आते हैं उस एक टुकड़े की कीमत के आधार पर बढ़ा के दिए जाते हैं। इसलिए शैलेंद्र जोशी। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि क्या माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में पंजीकरण शुल्क के ज्यादा टैरिफ होने के कारण वर्तमान में मोडस ऑपरेंडी ये हो गई है कि सारे लोग जो पंजीकरण करवाना चाहते हैं वो पंजीकरण नहीं करा के एग्रीमेंट टू सेल कराना चाहते हैं, जिसमें कि पोजेशन मिलता नहीं है और वो एक एविडेंस एक्ट में सुग्राहक नहीं बल्कि नॉन एविडेंस एडमिटेबल है। ऐसी स्थिति में ये 5 रुपए पर जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर सेल डीड किया जाता है जिसका कि एविडेंटरी वैल्यू लॉ में कुछ भी नहीं है, उसको खत्म करने के लिए आप एक समुचित पंजीकरण टैरिफ को घटा के उसको डिवैल्यूट करके उसको लेस वैल्यूएशन करके और ये जो चोरी का रास्ता है पूरे राजस्थान में पंजीकरण का जो कि एक विसंगति है कानून की, उसको दूर करने के लिए क्या लेस मात्र भी प्रयास करेंगे? श्रीमती कमला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर रियायतें की हैं जो वो व्यवहारिक नहीं मान रहे थे या जिसके कारण से जनता को कष्ट हो रहा था या सरकार को नुकसान हो रहा था। मेरा ये निवेदन है कि आपके इस अव्यवहारिक कर निर्धारण से जो सरकार को नुकसान हो रहा है और जो आम आदमी को परेशानी हो रही है, क्या इसको आप दृष्टिगत रखते हुए इस पर पुनर्विचार करके इसे निर्धारण करेंगे? दूसरा मेरा निवेदन है, जैसा माननीय शिवनाथ सिंह जी ने कहा है, ये बिल्कुल सही है कि जो अधिकारी ये 10% इंक्रीज करके प्रस्ताव लाते हैं वो कुछ बाहर के लोग या कुछ शहरों के लोग जो रोड साइड के ऊपर कुछ टुकड़े ज़मीनों के ऊंची रेट पर खरीद कर इसलिए बताते हैं ऊंचा रेट कि उन्हें लोन लेना होता है और अपने ब्लैक मनी को वाइट करना होता है। तो रोड साइड्स पर कुछ टुकड़े इस तरह के ऊंची रेट्स पर खरीदना बता करके बाकी सारे के सारे लैंड होल्डर्स जो हैं उनको या खरीदारों को इस परेशानी में डाल रहे हैं। ये व्यवहारिक चीज़ है। और तीसरी मुद्दा ये है कि जब ये प्रस्ताव आते हैं और हम उसके ऊपर जो है ना इत्तेफाकी जाहिर करते हैं और इसे व्यवहारिक बनाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं ये तो जो बन के आ गया साहब ये तो ऐसा ही रहेगा, आपकी कोई राय है तो आप बता दो। फिर क्या राय बताएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है, ये एक बहुत अहम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को और राज्य सरकार को बहुत हानि हो रही है। इसको अव्यवहारिक बनाने के लिए कुछ न कुछ इस तरह का जो है ना कमेटी बना करके अधिकारियों की भी जनप्रतिनिधियों की भी और इसका रास्ता निकालने की चेष्टा करें। मुझे 2-3 बार मीटिंग में जाने का मौका मिला। मीटिंग के अंदर पहले ये इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं तहसीलदार जी को कि साहब राज्य सरकार के आदेश है कि इसमें 10% 15% तो हर साल आपको बढ़ाना ही है। तो मैं तो सम्माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने ये कोई आदेश दे रखे हैं कि वहाँ पर जो पंजीकरण शुल्क है उसके अंदर 10% या 15% बढ़ाया ही जावे। बस मैं तो ये जानकारी चाहता हूँ। श्री राम स्वरूप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो ये निवेदन है कि इसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और हम जनप्रतिनिधियों को इसके अंदर रखा गया है लेकिन आज तक हमको नहीं बुलाया गया। करौली जिले में आज तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, न हमको आज तक बुलाया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो बातचीत कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मेरी बात को ध्यान से सुने। ये माननीय सदस्यों का सवाल है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्यों को मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया जाता है जबकि आपने इस प्रकार का प्रावधान बना रखा है। मेरा विनम्र निवेदन है, जो नहीं बुलाते हैं क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करोगे? क्या जनप्रतिनिधियों को अब दोबारा उनमें बुलाया जाएगा? ये मीटिंगों का कोई समय निश्चित किया गया है? कितने दिनों में ये मीटिंगें बुलाई जाती हैं और नहीं बुलाई जाती तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हो? ये बताएं माननीय उप मुख्यमंत्री जी। इसमें सारा भ्रष्टाचार फैल रहा है, बढ़ाते हुए चले जाते हैं, राय किसी की लेते कृपया विराजे भाषण नहीं। श्री रामनारायण चौधरी महोदय, सच्चाई ये है
कमजोरी सच्चाई की बात है बताइए उपाध्यक्ष आगे। महोदय कि राज्य सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है जिसमें माननीय सदस्य भी एमएलए भी उसमें सदस्य हैं। माननीय सदस्य जाते भी नहीं हैं, जाते हैं तो उनसे इत्फाक नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सरकार ने कलेक्टरों को ये आदेश दे रखे हैं कि हर साल और हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद वो 10% बढ़ा करके वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं। हम एक मीटिंग में गए, मैं एक मीटिंग में गया, उनका आग्रह यह था कि हम बढ़ा करके भेजेंगे। उस मीटिंग में हमने सहमति नहीं होने दी और हमने उसको टाल दिया, क्योंकि वो हमारी भागीदारी से हमारा नाम लेकर के वो बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हम बढ़ाने के पक्ष में नहीं, क्योंकि बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं बैठता। और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कलेक्टरों को, कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि साहब इंस्ट्रक्शन तहसीलदारों के बाद राज्य सरकार के इंस्ट्रक्शन है, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन है कलेक्टरों को कि हर 3 महीने बाद इसको बढ़ा करके भेजो 10%। तो इसको कहाँ बढ़ा के ले जाओगे? तो हर तीसरे महीने बढ़ाते बढ़ाते इसका नतीजा ये उपाध्यक्ष महोदय कि मोस्टली जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाते हैं और उसके आधार पर सब सेल डीड होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। ये सब आपकी आमदनी मारी जा रही है, इसको व्यवहारिक बनाइए आप। श्री प्रसादी लाल। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष में कितनी रजिस्ट्रियाँ कंपाउंड की गई? उप मुख्यमंत्री जी, कंपाउंड रजिस्ट्री वो होगी जिसमें 2% पंजीयन अधिकारी को नहीं दिया जाएगा। हर रजिस्ट्री में ऐसी एक भी रजिस्ट्री आपके राजस्थान में नहीं होगी, पंजीयन अधिकारी एक भी ऐसा नहीं होगा जो 2% और 3% के बिना रजिस्ट्री करेगा। अगर हमने किसी की सिफारिश कर दी तो उसको तुरंत कंपाउंड कर दिया जाएगा और वो 2-2, 3-3 साल तक वो चक्कर काटते रहेगा पंजीयन अधिकारी के, आपके आईजी के। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि आपकी हर गांव की ज़मीन की रेट फिक्स है, हर उसका स्टाम्प ड्यूटी फिक्स है, फिर कंपाउंड करने का क्या कारण है? कितनी रजिस्ट्रियाँ कंपाउंड की गई जो आज इधर से उधर? श्री मुल्कराज थिंद कृपया विराजें। की गई वो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की ज़मीन की कीमत भी वही रखी जाती है, उनसे रेट भी वही लिया जाता है, जबकि वास्तव में उनको जो है अगर स्वर्ण की ज़मीन की कीमत जो है 1 लाख रुपए बिगा है या 50,000 है तो उसको चौथा हिस्सा भी नहीं मिलता है। लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री करानी उसको पड़ती है तो उसमें उसको वही रेट दिया जाता है। हमने ये जो मीटिंग में उसमें जिला कमेटी की मीटिंग में ये कई दफ़ा सवाल उठाया है, वो उन्होंने ये कहा है कि ये राज्य सरकार का मामला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करके क्या उसकी कीमत घटाने के लिए विचार करेंगे? मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न केवल जयपुर में क्रय विक्रय पंजीयन से प्राप्त राशि के संबंध में है। माननीय सदस्यों ने बड़ी कृपापूर्वक ऐसे सवाल उठाए हैं। नाम ही नहीं है जयपुर का, इसमें नाम ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है इसमें जयपुर? नाम ही नहीं है इसमें। आपने जवाब भी गलत दिया। स्टडी आपने करी नहीं है, नाम ही नहीं है इसमें जयपुर का, नाम ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आप जवाब सुनना चाहते हैं? आप विराज जाएं, आप बैठिए। मूल प्रश्न में जयपुर का कहीं उल्लेख नहीं है इसमें। ये वैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं भी जयपुर का नाम नहीं है इसके अंदर। ये पूरे राजस्थान का मसला है। उप मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी अध्यक्षता पूरे राजस्थान पर पूरा इम्पैक्ट होता है, पूरे राजस्थान का असर है, पूरे राजस्थान पर प्रभावी है। आप जवाब सुने तो फिर क्यों बाकी साहब कृपया क्यों गुमराह कर रहे हैं? जयपुर का वो संशोधन कर लेंगे अपनी बात में। आप बैठे। वो राजस्थान पर अफेक्ट रखता है, ये सवाल समूचे राजस्थान का भूभाग पर रखता है, एप्लीकेबल है। खेद व्यक्त करें कि आपने असत्य बोला है सदन में। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में शायद आपके आदेश से संशोधन हुआ है, जो इसमें आपने नहीं लिखा है। मूल प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से उसमें जयपुर नहीं था, लेकिन अब आप सुनिए।
सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, इस बारे में वो स्पष्ट कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अंदर कभी संशोधन नहीं होता है। प्रश्न में संशोधन करता है। माननीय अगर प्रश्न में संशोधन हुआ है तो जो जवाब देना है और आप आपस में अब आप हाउस को छपा है उसका रिप्लाई दीजिए। माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, जो इसमें छपा है उसका जवाब चाहते हैं हम। शुरू में ही कहा कि मैंने मूल प्रश्न क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल है इसमें क्या प्रिंट हो गया है, वो मैटेरियल है। हाँ, तो जो इसमें और ये शुरू में ही जब ये सवाल की गंभीरता को डाइल्यूट मत कीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, सवाल की जो गंभीरता है समूचे राजस्थान का, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये क्लियर कट आप सदन की गंभीरता को लीजिए। ये हाउस की अवमानना है। सारे के सारे माननीय सदस्य एक साथ बोलते, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, अंकित नहीं होगा। पहले माननीय सदस्य आप पूरा जवाब सुनिए, जवाब तो पूरा करने दीजिए। विराजिए भाटी साहब। लेके जवाब दे रहे हैं और आप कह रहे हैं अंकित मत करो। उपाध्यक्ष महोदय, हम कहाँ जाएं फिर? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप 10 एक साथ खड़े होकर बोल रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब इसमें जयपुर का नाम नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जयपुर का प्रश्न है और हम जब उसको इतराज करते हैं तो आप कहते हैं अंकित मत करो। इसमें जयपुर का नाम नहीं है। विराजिए, आप बैठिए। जयपुर का नहीं है ना, ये सारे राजस्थान का है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जयपुर का है। आप सवाल जवाब तो सुनिए। आप बार बार एक माननीय सदस्य का बोलना भी हाउस की अवमानना है। आप मंत्री महोदय का जवाब सुनिए। आप विराजिए, बैठिए आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो मूल प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है और उस बारे में जो अभी भिन्न भिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। इसलिए उस मूल प्रश्न को छोड़कर ये संशोधन कैसे हुआ, इसी को इशू बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी जांच करूँगा कि ये जयपुर कैसे आया, और जब मूल प्रश्न में सारा प्रदेश था तो इसकी जांच में अलग से कर लूँगा। मान्यवर, मूल प्रश्न ये था कि 10% जो ड्यूटी लगी हुई है वो ज़्यादा है और इसलिए उसके कारण वसूली कम हुई है। ये मुख्य प्रश्न था। चूँकि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत होता है और उसमें बाजार भाव के आधार पर होता है। उसमें कोई समिति की रेट पर वो ज़रूरी नहीं है। यदि बाजार भाव समिति की रेट से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पर, और इसलिए वो अलग प्रश्न है जो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है कि समिति रेट तय करती है, उसमें माननीय विधायक मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अलग प्रश्न है। इसी तरह से माननीय नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने जो स्टाम्प ड्यूटी की बात की, वो भी अलग प्रश्न है। इस प्रश्न से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन सारे प्रश्नों पर चूँकि अभी आप बजट पर बहस करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ जो सुझाव आपने यहाँ दिए हैं, इस बहस में आप इस संबंध में सुझाव दें तो निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो 10% की बात कही, देखिए जब 10% 67 या जहाँ तक मुझे याद है 97 में लागू किया, उसके पहले कम था। तो जब कम था तब 93-94 में वसूली हुई है 7 करोड़ 22.22 लाख और 94-95 में हुई है 11.13 की और 95-96 में हुई है 15.18 की और 96-97 में हुई है 25.83 की और 97-98 में हुई है 31.62। तो इसी अब मेरे सुन लीजिए, मेरा जवाब टारगेट बताइए ना। आप जवाब सुनिए। माननीय सदस्य बीच में नहीं बोले। 10% लागू करने पर 25 करोड़ और 31 करोड़ से ज़्यादा की वसूली हुई है, तो ये कहना कि 10% की वजह से इस बार कम वसूली हुई है, ठीक नहीं है। असली बात यह है कि पिछले साल भर से सारे देश में एक श्रम चल रहा है पूरा, और उसके कारण क्रय बिक्री भी कम हो रही है और जब भी क्रय विक्रय कम होगा स्वाभाविक है कि उसमें ड्यूटी भी कम लगेगी। तो इसलिए इसका 10% से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि वो समझते हैं कि 10% फिर भी हमने गवर्नमेंट को रेवेन्यू वसूल हो, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि यदि कोई अब भी इस वजह से कि 10% ज़्यादा है, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है,
तो हमने उनको सितंबर तक का टाइम दिया है कि वो रजिस्ट्री करा लें। हम 3% ड्यूटी कम कर देंगे, उनका 7% में हो जाएगा। इसका रिजल्ट आने में मालूम पड़ जाएगा कि यदि वाकई में 10% की वजह से नहीं हुई है और कुछ लोग रह गए हैं तो वो 7% में सितंबर तक करवा लेंगे, तो हमारे ध्यान में भी आ जाएगा कि वाकई में 10% ज़्यादा है। 7% होता तो शायद ज़्यादा लोग आते। फिर भी इस विषय पर जो भी आप चर्चा इस बजट के भाषण में करेंगे, और चूँकि ये बजट से संबंधित मामला है, निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार मैं करूँगा। और आपकी राय हुई कि कम करने से यदि ज़्यादा राज्य को रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। और जहाँ तक ज़मीनों की कीमतों का सवाल है, हमेशा ज़मीन की कीमतें मार्केट से रूल होती है। मार्केट में जब कीमतें बढ़ती है उसमें किसी का अधिकार नहीं है, कोई उस पर कुछ कर नहीं सकता। मार्केट में जब बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती है, जब घटती है तो घटती है। इसलिए इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक कमेटी का प्रश्न है वो अलग से सवाल आएगा तो उस पर विचार करेंगे। श्री जगदीश प्रसाद मीणा, ये प्रश्न समाप्त, इसका समय समाप्त। माननीय सदस्य, नो। श्री जगदीश प्रसाद मीणा, श्री रूपाराम, श्री दीपेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिदें, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, मदरसे, ईदगाह, तकिए, मकबरे, इमाम बाड़े तथा इनसे संबंधित अन्य संपत्तियां स्थित हैं। संपत्तियों के जिलेवार संख्या की सूची संलग्न है। कृपया सुन लें। उत्तर है ये, एक का ही तो मांगा इन्होंने, दूसरे का आपको जानकारी देनी चाहिए। पहले तो ये बताइए कि आपने जो इस्तीफा दिया था वो आपने इस्तीफा किन कारण से इस्तीफा दिया है? क्या कारण है जो आपने इस्तीफा दिया था? इस्तीफे देने के कारण बताइए। इस्तीफा क्यों दिया ये बताइए, उससे बाद में मालूम पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है। माननीय वक्फ मंत्री महोदय हैं, विराजें कृपया। आप इस्तीफा आ गया क्या? स्थिति स्पष्ट कर दें कि आज ये स्थिति मंजूर हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। एक मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो इसका मतलब वो उस सरकार से संतुष्ट नहीं है और उसके क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है। और मंत्री अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये पहले स्पष्ट किया जाए। ये अपनी स्थिति तो स्पष्ट करें कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है या वापिस ले लिया है या अंडर डिसीजन मेकिंग है। 3 पोजीशन में कौन सी स्थिति है इस्तीफा देने के बाद ये बताएं तो सही कि आपके प्रश्न का जवाब आने दीजिए माननीय सदस्य। क्या कंफ्यूजन है? टोटल कंफ्यूजन है। पहले इस्तीफा दे चुके हैं या मंजूर होने वाले हैं या वापिस ले लिया है? ये पोजीशन तो जो इस्तीफा देते हुए और वो जवाब देने के लिए आ जाए। अध्यक्ष महोदय, ये स्वीकार नहीं होगा। किसी और मंत्री को जवाब दिलवा दीजिए। क्या हुआ? कोई और मंत्रीगण जवाब दे दें। उन कार्डों का क्या हुआ? वापिस ले लिया हो इस्तीफा तो वो बता दें। आपने सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो वो बता दें। आपने सरकार मंजूर हो गया है गंभीर आरोप लगाए। सरकार के अंदर अन्य मंत्रियों के ऊपर, विशेष रूप से यातायात मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। यातायात मंत्री पे आरोप लगाए तो वो मंत्री का स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ये स्पष्टीकरण करें वक्फ मंत्री और यातायात मंत्री की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है, यातायात मंत्री के विभाग में जो आरोप लगे हैं उनका क्या हुआ, क्या है, दोनों मंत्रियों के बीच में संबंधों की क्या स्थिति है और सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है और प्रधानमंत्री तब ये बात स्पष्ट होगी। हाँ बोलिए, आप स्थिति दीजिए। आप इनसे व्यक्त दिलवाएं, आप व्यक्त दिलवाएं। मंत्री खुलासा कीजिए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। आपने जो आरोप लगाए यातायात मंत्री के ऊपर, यातायात मंत्री के विभाग के ऊपर, उन आरोपों का क्या हुआ? उन आरोपों का सरकार की तरफ से खंडन नहीं आया है।
आपने यातायात मंत्री के विभाग के ऊपर जो आरोप लगाया है आपके उनका यहाँ सीधा उपाध्यक्ष खंडन सरकार की तरफ हुआ से कि नहीं नहीं हुआ हुआ? सिर्फ यातायात मंत्री ने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर खंडन कर दिया है, उसका कोई महत्व नहीं है। या तो उप मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए। कृपया शांत रहे माननीय सदस्य। आप बिना आज्ञा के मनमाना जब खड़े होकर बोलना शुरू कर देते, क्या तरीका है ये? वक्फ बोर्ड को निस्तारण हेतु भिजवाई जाती हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा शिकायतों के औचित्य के आधार पर अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिए न्यायालय संपदा अधिकारी में वाद दायर किए हैं, जिसकी सूची संगठन है। खंड 3, गत 5 वर्षों में संपदा अधिकारी के निर्णय अनुसार अतिक्रमणियों को बेदखल किया गया था, जिनका जिलेवार विवरण है। खंड 4, वक्फ बोर्ड ने जो सीधे तौर पर संपत्तियां किराए पर दे रखी हैं, उनसे संबंधित सूचना संलग्न है। खंड 6, शास्त्री नगर जयपुर कब्रिस्तान की कुल भूमि 57 बीघा 12 बिस्वा है। इस कब्रिस्तान पर वर्ष 1983 से कुल 112 नाजायज कब्जे थे, जिनमें मौके पर 38 कब्जे हटा दिए गए हैं एवं 74 नाजायज कब्जाधारियों के विरुद्ध न्यायालय संपदा अधिकारी के यहाँ वाद दायर कर दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न का जवाब दिया है। मैंने पूछा है कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अधीन क्या क्या संपत्तियां हैं, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखे हैं। सुन लीजिए आप जरा। मंत्री महोदय ने जिलेवार सूची प्रस्तुत कर दी कि जयपुर जिले के अंदर कुल मामले इतने हैं। चित्तौड़ में इन्होंने बता दिए 565 मामले हैं, भरतपुर धौलपुर में 2068 हैं, अलवर में 2066 हैं, सीकर में इतने हैं। अलग अलग जिलेवार केवल संख्या दे दी। मैंने ये जानना चाहा था कि जैसे जयपुर में संपत्ति कौन कौन सी कितनी है, जिससे ये पता लगे जनता को कि कितनी संपत्ति है और उस पे कितना कब्जा कर रखा है। ये अधूरा जवाब आपका है। इसलिए एक तो मैं ये चाहता हूं निवेदन आपसे कि किस किस जिले में कौन कौन सी संपत्ति है ये बता दें, जिससे कि पता लगे प्रदेश की जनता को आपने कहां कहां कब्जे करा रखे हैं। एक मिनट सुन ले, सप्लीमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, प्रदेश में आपने जवाब दिया है कि मैंने पूछा कि प्रदेश के वक्फ बोर्ड की किस किस संपत्ति को कितने किराए पर कब से कितनी अवधि के लिए दिया गया है, तो उसने आपने जवाब दिया है वक्फ बोर्ड ने सीधे तौर पर संपत्तियां किराए पर दे रखी हैं, उनसे संबंधित सूची संलग्न है। मैं सीधे तौर की बात नहीं करता, मैं पूछता हूं वक्फ बोर्ड की किस किस संपत्ति को, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय होता इसमें यह है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होकर के जो चौकीदार रहता है उस पर दिला देते हैं और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं, 5000 की चंदे की रसीद कटा देते हैं। इस तरह की स्थितियां प्रदेश भर में बनी हुई हैं। दूसरा, आपने जो जवाब दिया है कुछ अतिक्रमण हटाने के बारे में, आपने मुकदमों की सूची तो दे दी, लेकिन मुकदमों के अलावा जो अतिक्रमण हैं, जिनमें मुकदमे नहीं हैं, जिनको हटाया जाना चाहिए, और आपका वक्फ बोर्ड उसमें रिश्वत लेकर के हटा नहीं रहा है, उनकी आपने सूची नहीं दी है। इसलिए एक तो आप इसको स्पष्ट कर दें। दूसरा निवेदन मेरा आपसे यह है, आप कालीचरण जी मंत्री इस विभाग के नहीं हैं और अब आप ये इतने नीचे जगह आप जवाब दें। दूसरा, आपने एक जवाब दिया है कि किस अवधि में कहां कहां लोग हैं, उसके लिए केवल जयपुर की सूची दी है या अलवर की सूची दी है थोड़ी सी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर में जिन लोगों की इन्होंने सूची दी है, मैं एक उदाहरण की बात करता हूं कि नवाब कल्लन के बाग जो कि एमआई रोड पर दोनों एमएलए क्वार्टर्स के बीच में है, मुख्य एमआई रोड पर है, वो जमीन आज की तारीख में 50,000 रुपए गज की जमीन है, जिसको आपने 11 महीने के लिए किसी को 200 रुपए में, किसी को 150 रुपए में 1970 से आज तक लगातार देते आ रहे हैं। और 11 महीने के लिए दी हुई जमीन, 150 रुपए में दी हुई जमीन आपने आज तक खाली नहीं कराई, जो 50,000 रुपए की जमीन है। इसलिए इसको भी आप स्पष्ट कर दें। तीसरा, मैं एक निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं
कि मंत्री महोदय, आपने जो जवाब दिया है उस जवाब में जो हमने सूची मांगी है वो सूचियां अधूरी हैं। लेकिन आप इतना बता दें कि शास्त्री नगर के अंदर जो आपने जमीन लोगों को दे दी, आप ये भी कह देंगे कि वक्फ बोर्ड ने शायद डायरेक्ट ना दी हो, लेकिन वहां जो आपका नुमाइंदा बैठता है उस व्यक्ति ने लोगों से रिश्वत लेकर के बिना रिकॉर्ड पे कब्जे करा रखे हैं और वो अभी तक खाली नहीं हुए हैं। और वहां गोलीकांड हुआ, 6 लोग मरे, उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ने लीकापोती करी है। इसलिए इस स्थिति को भी कृपया आप स्पष्ट कर दें। और पिछले 2 साल पहले एक निर्णय हो चुका था कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, उसके बावजूद भी 2 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को केवल एक जुम्मे राजनीतिक काम सौंप करके वहां बैठा रखा है, जो गलत तरीके से लोगों से रिश्वत लेकर के लूट रहा है और वक्फ बोर्ड की जमीन को खरीद फरोख्त कर रहा है। आपने यदि वो सूची दी होती शहरों की कौन कौन सी जमीन कहाँ है तो सारी स्थिति स्पष्ट होती। इसलिए इस स्थिति को आप स्पष्ट कर दें। कृपया सुने। सूची आपको दे दी गई है और फिर भी अगर कोई आपकी नजर में है जो आप जानकारी में है कि आप कह रहे पैसे देके कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जानकारी में क्या है। आप सुन लें माननीय सदस्य, आपने शास्त्री नगर में कब्जा करा रखा है, आप सुन तो लें। रोड पे कब्जा करा रखा है, आपने राजपूताना होटल के सामने जिस महत्वपूर्ण भूमि पे कब्जा था और आप स्वयं मंत्री नहीं थे, आपने विधायक के रूप में उस मामले को उठाया और उसी बात को लेकर के आपको वक्फ बोर्ड में जकड़ा गया है। न आपकी चेयरमैन सुनता है, न आप कुछ करने की स्थिति में हो और सारे प्रकरण आप खुद उठा चुके हो। जयपुर का जो प्रकरण राजपूताना होटल के सामने का था, उस प्रकरण को आप स्वयं उठा चुके हो और आपने उसका जवाब भी आज नहीं दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वक्फ बोर्ड का जो कब्जा है ये कोई आज का नहीं है। वक्फ बोर्ड का कब्जा ये आज की तारीख में मंत्री आप नहीं हो। आप कह दोगे मैं कल मंत्री नहीं था, जवाब सदन में कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री महोदय उनका सुने तो सही जवाब। ये कब्जा कब से, ये सुने तो सही। ये कब्जे आपने करवाया है, उनका ये कहना है कब्जे आपने करवाया है। आप अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एमएलए क्वार्टर के सामने कब्जे मंत्री है। माननीय मंत्री जी, आप चेयरमैन से संतुष्ट हैं क्या? वक्फ बोर्ड की आप ये पूरे राजस्थान के अंदर लाखों करोड़ जमीन के ऊपर कब्जे, अवैध कब्जे हो रहे हैं और शास्त्री नगर के अंदर तो आज तक कब्जा नहीं लगा है। 6 आदमी उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्री नगर के अंदर तो आज तक एक भी कब्जा नहीं हटा है वहाँ पे और उसकी परिणति 6 मौतें हुई है पुलिस की फायरिंग से। इसी तरह से नवाब कल्याण की जमीन पे जो एमएलए क्वार्टर के बीच में है, करोड़ों की जमीन है, उसको पर भी अवैध कब्जे आप लोगों ने करा रखे हैं। करोड़ों की जमीन को हजारों रुपए लाखों रुपए में बिचवा रखी है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे सरकार कब तक हटा देगी? कोई सीमा समय निश्चित करे। बहुत गंभीर मामला है उपाध्यक्ष महोदय। ये बोर्ड के चेयरमैन को हटाएंगे आप मंत्री महोदय? लाखों करोड़ों की जमीन का मामला है और उसको वक्फ बोर्ड ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय दिए, अवैध कब्जे करा रखे हैं। नेक्स्ट, जोधपुर में कब्जा कर रखा है और उस कब्जे में माननीय विधायक विष्णु मोदी स्पष्ट करनी चाहिए। प्रोटेक्ट मत करिए श्री गलत लोगों विष्णु को। मोदी, लोग पिछली बार मंत्री महोदय चेयरमैन को हटाएंगे। समय जोधपुर के लिए धरने पर बैठे हैं, आप लोग चुप बैठे रहे। को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन सा कब्जा है? चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है, भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है। वक्फ बोर्ड का जो पैसा वक्फ बोर्ड में जाना चाहिए था, वो निजी लोग अपने जो है। क्या मंत्री महोदय चेयरमैन के कार्य से संतुष्ट है? माननीय मंत्री जी, आदमियों को मरवा दिया नॉमिनल रेट के ऊपर अतिक्रमण के कारण शास्त्री नगर में 6 आदमियों की जाने आपके कारण। माननीय मंत्री जी, अगर चेयरमैन के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो क्या उनको हटाने का विचार रखते हैं? उपाध्यक्ष जी, राजेंद्र जी गहलोत भूल गए कि अब आप मंत्री बन गए हो, अब आप इंटरव्यू मत करो। हम कब्जा दिलवा देंगे शास्त्री नगर में और उसके बाद कब्जा नहीं दिलवाया और 2 संप्रदायों में लड़ाई हुई, 6 आदमी मारे गए। 6 आदमियों को माननीय सदस्य, जिला प्रशासन की बात पार्टी साहब ये स्थगित हो गया। ये मैंने स्थगित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष
उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शास्त्री नगर में 6 आदमी मर गए जेडीए की लापरवाही से। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा कि हम कब्जा दिलवाएंगे, कब्जा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीगण ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नसरुल खान जी आप बोले केपेबल नहीं है, शास्त्री नगर इनकम्पिटेंट है। में उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये केपेबल है जवाब देने के लिए, इसलिए आप कृपया विराजो। उपाध्यक्ष महोदय, समय को देखिए आप। शास्त्री नगर में 6 आदमियों की जानें चली गई आपके कारण, ये जेडीए के कारण 6 आदमियों की जानें चली गई शास्त्री नगर में, इनको डिस्प्लेस करने के लिए। और ये अहम मुद्दा है। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया, आप विराज जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष श्री भीखा भाई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष निवेदन महोदय, करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। पिछली बार भी ये प्रश्न रखा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी ये प्रश्न रखा गया, इस बार भी ये प्रश्न रखा गया। हर बार वक्फ बोर्ड द्वारा प्रयास किया जाता है कि ये किसी तरह टले। पिछली बार ये कहा गया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, टाल दिया जाए। अब की बार प्रयास उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार प्रयास ये किया गया। माननीय मंत्री जी, आप विराज जाओ। फॉरेन अफेयर्स का मामला नहीं है, ये विदेश मंत्रालय का मामला नहीं है, आप विराजो। फॉरेन अफेयर्स का मामला नहीं है, आप विराज जाइए। ये अमेरिका जर्मनी का मामला नहीं है, आप विराज जाइए। मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप मंत्री हो गए, अब आप आदतें सुधारिए, बैठिए। आदतें सुधारिए, बैठिए। अब आदतें सुधारिए, मामला है। मंत्री हो गए, इनको वीपी सिंह जी को बैठाए। बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री जी हैं जो अपने आप को मंत्री नहीं मान रहे, ये अब भी एमएलए मान रहे हैं, इनको बैठा दो आप। महोदय, इनको वापिस से विधायक बना। माननीय वीपी सिंह जी साहब, आप मंत्री हो गए हो, हमें बड़ी खुशी है कि आप मंत्री हो गए हो। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको जानकारी दे दूं कि क्या प्रकरण के पीछे हाथ है। उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट सुन ले, आप सिर्फ मेरी बात। विधायक है या मंत्री है वीपी सिंह जी? प्रसादी जी, प्रसादी जी, विधायक हो या मंत्री हो? प्रसादी जी 1 मिनट पहले साबित करो आप क्या हो। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा था, ये प्रश्न पहले भी आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को टाला गया। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह ये कर रहे हैं कि 80 से माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या तक है सारे मंत्री खड़े हो रहे हैं जवाब देने के लिए, इनको पता ही नहीं इनको अपने विभागों का। हर कोई जवाब देने लग जाता है। बार बार हर मंत्री खड़ा हो। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। इन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जे करवाकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब जवाब दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब बुद्धि खत्म हो गई है इनकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष नहीं है, क्वेश्चन पोस्टपोन कर रहे हैं। मुझे ये तो ऐसा नहीं है, स्पष्ट कर दूं। उपाध्यक्ष महोदय पोस्टपोन कर रहे हैं विदाउट नोटिस। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है और माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर बात इस सदन के अंदर कही है कि जोधपुर के अंदर एमएलए ने वहाँ पे वक्फ बोर्ड पे कब्जा किया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये चाहूंगी कि माननीय सदस्य बताए कि कौन एमएलए, जब इतनी बड़ी बात इन्होंने अपने मुंह से कही है इस सदन के अंदर, ये बताने की कृपा करें, क्योंकि ये मामला कोई मामूली बात नहीं कही है। इन्होंने कौन से एमएलए के ऊपर आरोप लगाए और कौन से एमएलए? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये नहीं किया कब्जे किए हैं। मैंने कहा जोधपुर में लोगों ने कब्जे किए, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए सदन में धरना लगा जोधपुर के लोगों का, और उनके खिलाफ में हम लोग बोलते हैं तो उन लोगों की वकालत करते हैं। नहीं, कैसे कह दिया इन्होंने? नहीं, आप बताइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जरूर है आपकी सह से, आप लोगों की सह से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा हुआ है। मैडम ये सत्य है कि आपके सहयोग से, आपकी सह से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा हुआ है। इसमें आप भी जिम्मेवार हैं, भारतीय जनता पार्टी सारे एमएलए जिम्मेवार है इसके लिए। में कब्जे कर रखे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का आदेश फरमाया है। मंत्री जी को आप आदेश देके चुप करिए। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपको, उसके बाद बैठ जाऊंगा। पिछली बार ये 3 बार प्रश्न आया और ये प्रयास किया गया। उपाध्यक्ष महोदय इधर, उपाध्यक्ष महोदय मुझे आपने समय दिया, मेरी सुन ले 1 मिनट। जी ने प्रश्न पूछा है कि आपको नहीं अनुमति दी है, उपाध्यक्ष महोदय आपने अनुमति दी है। आप गलत आरोप नहीं लगा सकते। अरे ये कांग्रेस वालों ने तो सारे कब्जे करवाए। उपाध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड की जमीन है उनके ऊपर ही कांग्रेस वालों ने कब्जे कराए। उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न आया, स्पष्टीकरण कर दे ये लोग कि कम से कम किस विधायक ने कब्जे किए। प्रयास किया, मंत्री जी पे दबाव डाला और ये सदन में माफी मांगे। ये प्रश्न नहीं आना चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, ये टालना चाहते हैं। बहुत बड़ा घपला है। आपके आदेश को मानेंगे, मेरा आपसे निवेदन है। इस तरह की हल्की स्थितियों से मुस्लिम समुदाय अटक नहीं होने वाला है। कब्जा कर रखा है, या तो वो उसका नाम बताएं। आप रहने दीजिए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई आपने बर्बाद कर दिया। आपकी पार्टी का आपने झगड़े करने का हमने टेंशन सदन का अमूल समय बर्बाद कर रहे हैं। बात के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। पूरे राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे करा रखे हैं, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए हैं, भ्रष्टाचार मचा रखा है वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में भ्रष्टाचार कर लिया, पूरे राजस्थान को चढ़ा कर लिया। इस तरह मुस्लिम समुदाय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये काली तंजी सर्राफ साहब ने कब्जा करा रखा है उसके ऊपर। काली तंजी आपने कब्जा करा रखा है उसके ऊपर। जयपुर के बाद में काली तंजी सर्राफ साहब ने कब्जा करा उसमें कैम करके रोना पड़ेगा इनको। म्याद कितनी पहले सरकार की जमीनें बेच कर खा रहे, छोड़ेंगे नहीं। बारी आपकी आ गई, एक पैसे को निकाल के सरकार का खाओगे, छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। महिला सदन में बलात्कार, महिला सदन में बलात्कार हो रहे, महिला सदन में बच्चे पैदा हो रहे, महिलाओं के बच्चे पैदा, और तुमको शर्म आनी चाहिए और तुम बात कर रहे हो यहाँ पर महिला सदन में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उपाध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूरी तरह से राजस्थान में ये कब्जे कब मुस्लिम समाज में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूट का काम करने के लिए जो थोड़ा बहुत प्रयास आओ, ले जाओ, लूटो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, वक्त की संपत्ति को खा जाओ, कोई तुमको नहीं पूछेगा। ये चलने वाला नहीं है। केवल 2 महीने की दुकान और चला लो, उसके बाद नाकों से निकाला जाएगा काली तंजी, आपके नाकों से निकाला जाएगा भ्रष्टाचार। बर्दाश्त नहीं करेगी राजस्थान की जनता। यहाँ पर उच्च परंपराएं रही है, इस प्रकार की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न लिस्टेड है, आप उसको वैसे ही पोस्टपोन। कृपया विराजे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। शोक का अभिव्यक्ति, शोक का अभिव्यक्ति। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर किसी सदन के पूर्व विधायक श्री रामदयाल उपाध्याय नहीं, रामदयाल बोला। मुझे खेद है कि ये उनका निधन
22 मई 1998 को हो गया। श्री उपाध्याय जब इस सदन के सदस्य थे तो जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ही जोर शोर के साथ में रखते थे। उनकी रुचि सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के साथ साथ संगीत, कविता, स्वाध्याय और कृषि में भी थी। उनका निधन 22 मई 1998 को हो गया। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनके निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के लोगों को धैर्य प्रदान करे। माननीय उपाध्यक्ष जी, शोकोव्यक्ति का जो प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। रामदयाल जी उपाध्याय पहली विधानसभा के सदस्य थे, निर्वाचित होकर जाजपुर से आए थे, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने अपने यहाँ पर प्रथम विधानसभा के कार्यकाल में तो काश्तकारी कानून बने, राजस्थान टीनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, उनकी बिल्स पर जो है यहाँ पर कई जो है सेटिंग हुई थी। टीनेंसी एक्ट की तो मैं समझता हूँ शायद 50 सेटिंग हुई। उसमें उनकी विशेष जो रुचि थी और वो काश्तकारी कानून के अच्छे ज्ञाता थे। वो ज्ञाता होने के साथ ही साथ एक बहुत ही जो है सादगी पसंद और गरीबों के हितैषी थे। और उस वक्त जो काश्तकार लोग कास्ट टीनेंसी राइट्स एक्रू होने के लिए जो कभी भी उनके पास में गए और गरीब आदमी था तो उन्होंने बिना उनसे कोई फीस लिए, वो एडवोकेट थे, प्रथम एडवोकेट थे जाजपुर। उन्होंने उसमें जो है हमेशा गरीबों की मदद की। ऐसा व्यक्ति जो गरीबों का हितैषी और काश्तकारी कानून के अंतर्गत उन्होंने अपनी एक ख्याति प्राप्त की और उनका संविधान सभा में भी बहुत योगदान रहा इन कानून के निर्माण में। मैं दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके शोक संतप्त परिवार को प्रभु जो है उनकी आत्मा को चिर शांति स्थापित करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामदयाल जी उपाध्याय जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम विधानसभा में निर्दलीय सदस्य थे। वो उस क्षेत्र के पहले LLB करके आए हुए एडवोकेट, नौजवान उत्साही कार्यकर्ता थे। उस समय के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस व्यक्ति को जन सेवा में समर्पित होने के लिए आह्वान किया और उसके बाद वो प्रथम विधानसभा में जहाजपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में 46.99% वोट उस समय प्राप्त करके निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के बाद उन गांवों के क्षेत्र की विकास की जितनी समस्याएं होती थी, विशेष तौर से राजस्व कानून में हमेशा दिलचस्पी लेते थे। और वो एडवोकेट ऐसे थे तो गरीबों के रहनुमा के रूप में पहचानते थे, क्योंकि जो जिसके पास जितना पैसा हो वो दे तो ले ले, नहीं दो तो नहीं ले, और इस तरह वो गरीबों की हमेशा पैरवी करते रहे थे। कुचरवाड़ा कला, देवली, टोंक और बूंदी की सीमा पर उनका गांव था। एक छोटे से ग्राम में एक पोस्ट मैन के घर से पैदा होकर उस व्यक्ति ने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 16 मई को मेरी माता का देहांत हुआ था। 19 मई को बैठने आए और घंटे भर तक कई लोगों के साथ चर्चा की और 22 मई को न्यायालय से अपनी पेशें करके SDO साहब से मिलकर
घर गए, घर जाते उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होते ही तत्काल अस्पताल लाया गया और वहीं उनका देहांत हो गया। जब एसडीओ साहब ने पहली सूचना मुझे दी कि आज उनका देहांत हो गया, मैं खुद स्तब्ध रह गया कि परसों तो अपने से खूब बात करके गए थे और ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा। तो मैं हमारे सब दल की ओर से जिस व्यक्ति की इतनी सेवाएं रही हमारे इलाके में अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गस्थ आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे, यही मेरी प्रार्थना। माननीय सदस्यगण, शोक अभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों और इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामदयाल उपाध्याय के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह संवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं अपने आप को भारी दिल से सम्मिलित करता हूँ। पूर्व विधायक श्री रामदयाल उपाध्याय का जन्म 15 जून 1925 को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में हुआ। आपने BA LLB की उपाधि प्राप्त की। आप प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1952 में जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। सामाजिक धार्मिक कार्यों के साथ साथ संगीत, कविता, स्वाध्याय और कृषि में रुचि रखने वाले श्री उपाध्याय अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहे। जनसाधारण में चेतना जागृत करने के लिए भी आप सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री रामदयाल उपाध्याय का दिनांक 22 मई 1998 को निधन हो गया। मैं दिवंगत श्री उपाध्याय को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री पूनम चंद बिश्नोई, सदस्य विधानसभा की ओर से जिला जालोर की तहसील भीनमाल के ग्राम पूनासा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा खोदे गए नलकूपों के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रघुवीर सिंह मीणा एवं 8 अन्य सदस्य विधानसभा की ओर से टोंक जिले की उनियारा पंचायत समिति के कतिपय सदस्यों का अपहरण किए जाने की घटना पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में श्री खेत सिंह राठौड़, सदस्य विधानसभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान एवं तत्पश्चात हुई वर्षा से जन धन की हानि के संबंध में श्री शैलेंद्र जोशी एवं 6 अन्य सदस्य विधानसभा की ओर से चूरू जिले में पानी की मांग को लेकर 3 जून 1998 को जयपुर में किए गए प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं कतिपय विधायकों घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हीरालाल मीणा, सदस्य विधानसभा की ओर से उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाएं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य विधानसभा की ओर से लूणकरण स्वर के विकास अधिकारी द्वारा सामान्यीकरण के सिद्धांत पर कथित नियम विरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भीमराज भाटी, सदस्य विधानसभा की ओर से पाली जिले में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में पुलिस विभाग की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अवलंबनीय लोक महत्व के नहीं है
अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। प्रस्ताव को माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य विधानसभा की ओर से जोधपुर शहर में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने के संबंध में श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य विधानसभा की ओर से परिवहन निगम ने टोंक आगार में बुकिंग एजेंट के पद पर कार्यरत शिक्षक बेरोजगारों को उचित कमीशन नहीं देने के संबंध में श्री राधेश्याम गंगानगर सदस्य विधानसभा की ओर से श्री गंगानगर जिले में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के संबंध में श्री श्री किशोर सराठ सदस्य विधानसभा की ओर से राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर की विभिन्न समस्याओं के संबंध में श्री हरि सिंह कुमेर सदस्य विधानसभा की ओर से कुमेर विधानसभा क्षेत्रीय ग्राम पंचायत मुख्यालय आमोरा से अजान तक की अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण पूरा कराए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। चूरू जिले की विधायकों उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के विधायकों पर, वहां के कार्यकर्ताओं पर पानी मांगने की मांग को जो पानी के प्रदर्शन श्री भीमसेन चौधरी शांतिपूर्वक जो जा रहे थे उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उस पर अविलंब लोग महत्व के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हमारे यहाँ के श्री चंद्रमल्ली वैद और इंदर सिंह जी पुनियापा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया स्टेचू सर्किल पर। उनके डेमोक्रेटिक उपाध्यक्ष महोदय, पूनम चंद जी को टाइम दिया मैंने, विराजे आप। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर एक व्यवस्था चल रही है कि 2 मिनट या 4 मिनट में पढ़ करके अपनी बात कह दें। मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति के कोई समस्या हो या कुछ बात में कहनी हो तो लिख करके और पढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्यों कि यहाँ जैसी हमारी भाषा है और जैसी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लिखा के किसी से लावें और उसके विचार यहाँ पर लिखित रूप में प्रस्तुत करें, ये तो उस व्यक्ति के विचार नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के विचार हो सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि किसी विषय पे माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मौखिक रूप से बोल दें, लेकिन पढ़ा हुआ लिखा हुआ कोई भी वक्तव्य अथवा कोई भी बात लिखित में देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि कोई एग्रीमेंट हो, ट्रीटी हो, उसको तो पढ़ के सुनाया जा सकता है वर्बेटिम, लेकिन अपनी बात कहनी है तो वो खुद अपनी भाषा में कहे। यही संसदीय लोकतंत्र है, उसका मूल सिद्धांत। इस पर विचार कर लिया जाएगा। श्री भीमसेन चौधरी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के कार्यकर्ताओं पर, वहाँ के विधायकों पर जो लाठीचार्ज बेरहमी से पूर्वक कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया गया, हमने आपको नोटिस दिया है 9 तारीख को और आज हो गई 13 तारीख और आज इस पर पहले चर्चा कराई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, 2 मिनट बोलने से इससे कोई फायदा नहीं है। हम पूरी घटना पर राज्य सरकार का जवाब चाहेंगे, पूरी घटना पर चर्चा चाहेंगे। आप आज ही इसका समय निश्चित करें, नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय इतने गंभीर मामले को भी जो विधायकों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज सदस्य सरकार से जवाब मांगा है, कृपया मामला कोई नहीं हो सकता। सरकार से जवाब आने दीजिए, बैठिए आप अपन विचार कर लें। ठीक कीजिए, गंभीर मामला है, इससे ज्यादा कोई गंभीर मामला नहीं हो सकता। इससे गंभीर मामला हाउस में कोई हो नहीं सकता है। नहीं, इसको प्रायोरिटी से लिया जाए। ये चाह रहे हैं हमें सरकार को जानकारी, हमने 9 तारीख तक से लिया जाए। सरकार की जानकारी के लिए मामला था, सरकार के सारे जलाचार्ज हुआ है। पहले डेट फिक्स की जाए, आप डेट फिक्स कीजिए, डेट फिक्स कीजिए। पीने का पानी प्रसादी लाल जी, चंद्रमल्ली रहे थे, सीनियर मोस्ट माननीय सदस्य, रिपोर्ट नहीं आई। कोई नहीं, 3 तारीख को चर्चा होगी। माननीय सदस्य
कृपया विराज जाए आप लोग। चर्चा करवाइए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विराज जाए। उपाध्यक्ष महोदय डेट फिक्स कीजिए। आप डेट फिक्स कीजिए कि इस पर कब चर्चा होगी। चूरू के जो लोगों पर निर्मम डेट फिक्स कीजिए। आप एक बार आसन पैरों पर आप सुना आप किस तारीख में इसकी चर्चा करवाएंगे? आप बैठिए पहले। कैसे पहले आप बैठिए। क्यों बैठे? कैसे मैं आपको नाम से पुकारता हूँ माननीय सदस्य। आप हमारी तारीख निश्चित आसन करवाइए। को इस प्रकार से धमकाया नहीं जाता है, यह आसन का सम्मान है। आप बैठिए, विराजिए आप। हमें हमारे अधिकारों के लिए बोल रहे हैं। हम यहाँ को लाठी खाने नहीं आए हैं। कृपया बैठिए माननीय सदस्य। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वालों के माननीय ऊपर सदा शासन पैरों पर है। ये आपने 9 तारीख को दिया है, मैंने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। जानकारी आने पर इस पर व्यवस्था दे दी जाएगी। जानकारी क्या उपाध्यक्ष? राज्य सरकार तो पूरे सदन से चौधरी माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप डेट फिक्स कीजिए। आप तारीख निश्चित नहीं होगा। दीजिए फिर मेरे को जो आपने 2 मिनट दिया उसका मैं सदुपयोग कर सकूं। शांति कायम करने में आप भी सहयोग दीजिए और माननीय सदस्य भी आपको सहयोग देंगे। विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ तरीके से इन्होंने वो बड़ा गंभीर है। अध्यक्ष पानी की समस्या पर गंभीर नहीं थे, आज है केवल अपने आप मानने के लिए करवाने का ही उद्देश्य इनका है। और आखिर ये सदन किस प्रकार चलाना चाहते हैं? डेट तो फिक्स कर सकते हैं, आप डेट फिक्स कोई व्यवस्थाओं का सदन में प्रक्रिया, नियम और सर्वोच्च आसन को धमकाया जा रहा है। बार बार आसन के ऊपर इस प्रकार के एक दबाव डाला जा रहा है। आपने तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय से आसन पर चैम्बर में बात की जा सकती है। कोई ऐसा विषय है अपनी चैम्बर में बात की जा सकती है, हमारी आग्रह किया जा सकता है और कोई विषय तय किया जा सकता है। लेकिन सदन में बार बार आपकी क्या है? किसी माननीय सदस्य का कोई प्रस्ताव लोकल मंजूर हुआ नहीं है और बोलने की अनुमति दी गई। चाहते हैं कि पानी का आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। उसमें विधायक कोई भी खड़े होकर और आसन को दबाओ, उसके अंदर ये मैं समझता हूँ जवाब ही नहीं दे। इसको आप इसको गंभीरता से लेंगे और अपने माननीय सदस्यों को समय निश्चित कर दीजिए। 3 दिन की जो है 10, 11, 12 की छुट्टी के लिए सरकार से सरकार महोदय से ये मांग नहीं कर सकते। आप लोग सरकार में बैठे हैं, आप हमें सब अच्छी तरह जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते रहे और उनका सरकार की तरफ से जवाब भी आता रहा, सब आता रहेगा, टाइम भी लगता रहा और वो जल्दी भी मंगवाया जा सकता है। आसन से मिलकर और जो है किसी का विलम्ब हो रहा है तो उसमें जल्दी भी मंगाया जा सकता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई लाल शॉट ये गुंडा करने का तरीका है। ये कोई लाल शॉट और वो नहीं है। ये जो उठा के ले जाएंगे ये सदन है, ये सदन है। बैठिए, ये उनियारा पंचायत समिति का मामला आपने उस समय आरोप नहीं चलने दी जाएगी। यदि आप पे दम है तो तय करते नहीं चलेगी। ये कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है इनको क्या दिया और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ हमने ये सदन नियमों से चले और उसकी आप व्यवस्था करें इस पर विचार पॉइंट ऑफ ऑर्डर, निवेदन माननीय सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मेरा क्या होगा सर? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव की एक अहमियत है। स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना है कि वो इतना अहम मुद्दा है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसको स्थगित किया जाए और उस पर चर्चा की जाए। यदि अगर एक स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है और आप कहते हैं कि नो को दिया और जवाब सरकार से मांगा जा रहा है, तो ऐसे अहम मुद्दे को इस तरीके से टालना मैं समझता हूं स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना के विपरीत है। और इस प्रकार की बात पर जब सदस्यगण आपका ध्यान आकर्षित करें, हम आपके हर आदेश को पालना करते हैं, आप कहें कि अंकित नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की मूल भावना को यदि अगर इस तरीके से खत्म किया जाता है तो मैं समझता हूं कि संसदीय प्रणाली में विश्वास हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है। अब आप विराज जाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
पॉइंट ऑफ ऑर्डर को मैं रिजेक्ट करता हूँ उठाने से पहले। आप मेरी बात सुन के रिजेक्ट करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कितना समय देंगे मैंने समझ लिया इसको। जब मामला इतना नहीं, एडजमेंट मोशन का मतलब 1 मिनट भी नहीं चल सकती, आपको तब भी निर्णय देना सकता है। 9 तारीख को दिया हुआ मामला, बैठ जाइए। को आप और समय दे रहे हैं। मुझे जाति जनजाति पर अत्याचार करने वाला बैठ जाइए। कोई साधारण घटना नहीं थी। एक विधायक बोल रहे हैं लाठी से मारी नहीं। आप इस तरह से बोलते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार और बीच में आप नहीं चलेगी। प्रस्ताव की मूल भावना को थोड़ी अब आप विराजे कृपया माननीय सदस्य इससे ज्यादा कोई व्यवस्था दे रहा हूँ। आप राज तो जाए। निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। आप बैठिए, बैठिए। आप कृपया विराजिए आसन पैरों पर माननीय सदस्य। आप दिनांक निश्चित। माननीय जोशी जी, बार बार उठने की आदत बहुत खराब हो रही है आपकी। बार बार नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। सरकार से जल्दी जवाब मंगा करके इस पर मैं कोई न कोई व्यवस्था दूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोई न कोई व्यवस्था दूंगा। श्री भीमसेन चौधरी। पंचायत समिति के विकास अधिकारी लूणगंज सर ने दिनांक 26 तारीख को शिक्षा नीति के विपरीत अध्यापकों का ट्रांसफर करके और एक ऐसा उदाहरण पेश किया उस इलाके में, वहाँ के अध्यापक वर्ग में बड़ा असंतोष है। और मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने नियमों के विपरीत जो स्थानांतरित किए हैं उन पर फौरन एक्शन लिया जाए और जो विकास अधिकारी ने जो कार्रवाई की है, अनुचित कार्रवाई की है नियमों के विपरीत, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्री भीमराज भाटी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ ट्रांसफर करके ही सरकार जीतना चाहती है। सब जगह यही हाल है। ये सरकार जो है अब डगमगा रही है। जगह जगह अध्यापकों के ट्रांसफर कर दिए और लोगों के ट्रांसफर कर दिए। मोदी जी विराजे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी के जिले से आता हूँ और उस मुख्यमंत्री जी के जिले में आज ये स्थिति बन रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ जोग माया की 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति थी। विजयनाड़ी का जबरदस्त एक शानदार मंदिर है, वो 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति चोरी हो गई। आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा। पाली शहर के बाजू में, सर्किट हाउस के बाजू में, ललित जी भाई साहब को पता है, सर्किट हाउस के बाजू में ऊपर एक भाखरी पे जोगमाया का मंदिर है, वहां से आभूषण चोरी हो गए। पाली शहर में एक म्युनिसिपलिटी मेंबर की दुकान से 58,000 रुपए चोरी हो गए। आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा। एक साइकिल से 2,07,000 रुपए एक ही मिनट में एक आदमी लेके उड़ गया, उसका आज दिन तक कोई पता नहीं लगा। एक लूंबाराम सिरवी था, उसकी हत्या हो गई सुबह 5 बजे, आज तक उसका 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया। अभी रिसेंटली एक ढगलाराम सिरवी नाम का मंडिया का एक टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी था, उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। इस तरह एक नारायण दास सिंधी की हत्या हो गई। कलेक्टर और एसपी के बंगले के पास एक 100 मीटर की दूरी नहीं और दिन दहाड़े एक बेचारी कोई गरीब औरत थी, उसकी हत्या हो गई। कम से कम इस तरह के 10 किस्से हैं। ऐसी हत्याएं पाली शहर में हो गई और आज दिन तक कोई पता नहीं लगा। इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो गई, आज दिन तक कोई पता नहीं लगा। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी यहाँ विराजमान है, उनसे निवेदन करता हूँ, वो जो जुड़वा बहनों का हत्याकांड हुआ था वो भी आपने CID-CB को दिया। आज दिन तक उन बच्चियों का, उन जो नौजवान बच्चियां थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी, 17-18 साल की मासूम बच्चियां थी, उनका आज दिन तक पता नहीं लगा। और ये तरीका जो है, अगर मुख्यमंत्री जी के जिले में, पाली जिले की अगर ये स्थिति है तो मेरे को समझ में नहीं आता कि पूरे राजस्थान में क्या हालत बन रही होगी। बार बार हम लोग यहाँ विधानसभा में कह के हमारा विधानसभा का 5 साल का समय भी खत्म हो गया। उस 5 साल के समय के बावजूद भी अगर मतलब एक भी हत्या का राज नहीं खुले, एक भी बड़ी चोरी का राज नहीं खुले, मंदिरों की मूर्तियां जगह जगह चली जाए, बड़ी बड़ी जगह की, कोई मेरे पाली जिले की नहीं, कई जगह की मंदिरों की मूर्तियां चली गई, एक भी मूर्ति की चोरी के किस्से, एक भी बड़ी चोरियों के किस्से, इस तरह अगर हत्या 9-10 हत्याएं मतलब पाली जैसे शहर में हो जाए और उनकी कोई पता ही नहीं लगे तो क्या कानून की व्यवस्था है? समाप्त करें, 2 मिनट का टाइम हो गया। वही मैं समाप्त कर रहा हूं। सूर्यकांता व्यास, ये मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। श्रीमती सूर्यकांता व्यास 295।
तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इन हत्याओं का राज खुलाए। इन जो मूर्तियों की चोरियां हैं, उन मूर्तियों की चोरियों का जो पता है वो माननीय सदस्य। धन्यवाद। जोधपुर में शहर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु महोदय, जोधपुर राजस्थान राजधानी जयपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज से 4 चिकित्सालय महात्मा गांधी, मथुरादास माथुर, उमेद एवं कमला नेहरू चिकित्सालय संलग्न है। इन 4 चिकित्सालयों के कार्यभार एवं शहर के अन्य चिकित्साओं के कार्यभार के अनुरूप विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं करने से शहर की जनता को इन असुविधाओं का वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी के केवल एक ही प्रोफेसर के पद स्वीकृत है। जयपुर मेडिकल कॉलेज से भी 4 चिकित्सा संलग्न है एवं वहाँ पैथोलॉजी के 6 व रेडियोलॉजी के 4 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं एवं साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर भी कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केंद्र हेतु भी जोधपुर का चयन हुआ है। वहीं नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन द्वारा भी एड्स कंट्रोल की परीक्षण विशिष्ट सेवाओं के लिए भी जोधपुर को जोड़ा गया है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के संलग्न अस्पतालों में भी 4 रक्त कोष एवं प्रयोगशाला कार्य करते हैं। उसी प्रकार रेडियोलॉजी विभाग के अंतर्गत एक सीटी स्कैन मशीन, एक सोनोग्राफी, एक्सरे एवं बेरियम टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध है, परंतु विशेष डॉक्टरों के अभाव में जनता को इनकी पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि उमेद अस्पताल में आपात स्थिति में सोनोग्राफी भी नहीं हो सकती है, जबकि इस महिला एवं शिशु चिकित्सालय में इसकी अत्यंत की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार शहर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में पैथोलॉजी का कोई विशेष डॉक्टर नहीं होने से मरीजों के रक्त परीक्षण आदि की भारी समस्या रहती है। वहीं के गरीब तबके के लोग बाहर से महंगे परीक्षण करवा पाने में असमर्थ रहते हैं। इसके अभाव में उन्हें समुचित डॉक्टर की राय भी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही शहर के नवचौक स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र पर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र पर भी नियुक्ति नहीं होने से शहर की जनता इस केंद्र से सुविधाओं का लाभ नहीं पा रही है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से अनुरोध है कि जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में एक प्रोफेसर एवं एक रीडर, पावटा सैटेलाइट अस्पताल में एक कनिष्ठ विशेषज्ञ पैथोलॉजी एवं नवचौक मातृ शिशु कल्याण केंद्र में 2 महिला रोग विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ पैथोलॉजी के पद प्रभाव से सूचित कर इन पर विशेष चिकित्साओं की नियुक्ति की जाए। साथ ही शहर के अन्य अस्पतालों में खाली पड़े पद पर भी विशेष डॉक्टरों को पदस्थापित करने के आदेश किए जाए, जिससे आम जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त इन सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके। श्री राम स्वरूप मीणा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक जवाब दिलवा दें। विराजमान है मंत्री। मैं मंत्री जी को बात नहीं कर सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम स्वरूप मीणा। महत्वपूर्ण मामला है उपाध्यक्ष। शून्यकाल है आज 295 है साहब, मैंने शून्यकाल में 295 295 में पढ़ा है, स्टेटमेंट पढ़ा है, रीडिंग हुई है। इसका क्या फेट होगा? गवर्नमेंट क्या इस पर कोई नोटिस देगी? इसका बड़ा भारी असर होगा। बड़ा भारी असर होगा। कुछ नोटिस देगी या क्या होगा? भारी असर तो जब हो कि पैथोलॉजी की जो है प्रोफेसर्स की और पोस्टें क्रिएट की जाए, बजट में उसका प्रावधान हो, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट क्रिएट की जाए, इसलिए बड़ा भारी असर तो इनके दिल पर। हेल्थ मिनिस्टर ने बड़े ध्यान से सुना है, बड़ी गंभीरता से सुना है। स्वीकार होगी कि नहीं होगी ये एक प्रश्न दूसरा है। बहुत खस्ता है और अस्पताल तीनों के अंदर अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, न अच्छे सर्जन्स हैं, न यूरोलॉजिस्ट हैं, न रेडियोलॉजिस्ट हैं। न मालूम आपके क्या नाराजगी है कि जिसकी वजह से आपने जोधपुर को चूरू समझ रखा है क्या? जोधपुर है, चूरू चूरू है। माननीय सदस्य, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि चूरू की हालत तो उससे भी खस्ता है। तो आप क्या कह रहे हैं? सारे राजस्थान के अस्पतालों की अवस्था खस्ता है। उपाध्यक्ष महोदय,
व्यवस्था हालत सबसे अधिक माननीय सदस्या की लगी कि पढ़ने के बाद इस हाउस में कॉग्निजेंस लेने के बाद आपने आदेश दे दिया, हमने सबने सुन लिया, हाउस के प्रॉपर्टी बन गई। उसके बाद माननीय सदस्या दयनीय पूर्वक मंत्री जी से प्रार्थना करती है, ये विधानसभा का हमारे पूरे सदन का एक अपमान की तरह का तरीका है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय को उस वक्त एक रिएक्शन देना चाहिए था, अन्यथा वो पढ़ा क्यों रहे थे? जब उन्हें माननीय सदस्य ने मांग कर ली कि इस पर माननीय मंत्री महोदय कुछ कहें तो उन्हें कुछ बोलना चाहिए था, वरना क्या आवश्यकता थी बुलाने की, क्या आवश्यकता थी इतनी एक्सरसाइज करने, क्यों इतना सदन का टाइम बर्बाद करवाया? जब माननीय सदस्य ने मांग की और सत्ता पक्ष की माननीय सदस्य है, कोई साधारण नहीं है, बहुत एक्टिव है, पूरी जानकारी है, उसके बाद भी उनकी ऐसी स्थिति बनाते हैं माननीय सदस्यों की। ये तो कोई समय मिला रीडिंग माननीय सदस्य उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की रीडिंग का करवाने की एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार उस पर नोटिस नहीं लेती है, एक्शन नहीं लेती है, कोई रिएक्शन नहीं लेती है, क्या फायदा है ऐसा करवाने से? उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जो सदस्य ने यहाँ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उपाध्यक्ष महोदय सारी बात को पढ़ने की, अरे सुनने तो ये सदन में इस प्रकार की परंपरा डाल देते कि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है और उस पर एक्शन तत्काल हो जाए, ये परंपरा आप डाल देते तो समस्या नाम की कोई चीज नहीं रहती। माननीय रामनारायण जी साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 15-20 मिनट पूर्व जब यहाँ चूरू के संबंध में जो पीने के पानी की जो स्थगन प्रस्ताव चल रहा था, तब सरकारी चीफ विप खड़े होकर के और मुझे खास तौर से संबोधित करके, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई जो है अप्रासंगिक जो है व्यवधान जो डालते हैं, ये गवर्नमेंट चीफ विप है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री जी की स्टेटमेंट के बीच में कोई किसी माननीय सदस्य की कोई टिप्पणी थी, तो हर टिप्पणी पे जब आप खड़े होकर के और वहाँ जो है भाषण शुरू कर देते हैं, तो आपको कोई जो है उपदेश देने वाला है या नहीं है, इसे आपकी सरकार के अंदर में आप कृपा करके नहीं प्रतिपक्ष के नेता महोदय नहीं देता, आप मुझे दे रहे थे जब मैं कह रहा हूँ कि आप बीच में हर वक्त जो है व्यवधान मत डालिए। आपको ऐसे शिष्य की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रक्रिया के नियम 295 के तहत यहाँ ध्यान आकर्षित किया है, मैंने एक एक विषय को ध्यान से सुना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ नए पदों के सृजन का आपने प्रसंग उठाया है। मैं आपके साथ बैठकर वहाँ कार्यभार कितना है निश्चित तौर पर उस पर विचार करूँगा। मैं आपके माध्यम से माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मात्र एक टिप्पणी कि सारी व्यवस्था बहुत बिगड़ गई, ऐसा नहीं, ऐसे कहने से वो लोग जो बड़े मनोयोग से सेवा कर रहे हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अभी सामान्य वैद्य जी ने चूरू जिले की बात की। उपाध्यक्ष महोदय, चंद्रमल जी मेरे पिताजी के नहीं, मेरे दादाजी के दोस्त हैं, और इनकी एक एक कभी मेरे को कोई ये मार्गदर्शन दें तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं इनसे मिल लूँगा अगर इनके पास कोई सूचना है, परंतु चूंकि चूरू जिले का भ्रमण आजकल कम कर रखा है, ज़्यादा जयपुर विराजते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना भी है, मेरे को इनकी स्वास्थ्य की चिंता भी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि चंद्रमल जी की चिंता और माननीय खेत सिंह जी की चिंता और माननीय सदस्य की चिंता, तीनों पर निश्चित तौर पर विचार करके जो कुछ सुधारात्मक कार्यवाही हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। रामस्वरूप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पेश किया था। अब हमारे टोडा भीम में जो थाना है टोडा भीम का, कल वर्षा भयंकर हुई थी जिसके कारण थाने की बिल्डिंग गिर गई। जो लिखा है उसको पढ़े पहले। दिया साहब, मैंने आपको लिख के दिया साहब। पढ़े, उसी को पढ़े। नहीं, मैंने आपको लिख के दिया। हाँ, उसी को पढ़ने का कष्ट करें। हाँ। उसी को पढ़िए। शून्यकाल की कह रहा हूँ साहब, थाने की बिल्डिंग गिर गई, मुलजिम भाग गए वहां से साहब। कल थाने की बिल्डिंग नीचे गिर गई, पानी ने चारों तरफ से थाने को घेर लिया। 47 से पुराना थाना है आपका माननीय गृह मंत्री जी,
सन 1947 से पहले का। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो गई, कल वो पानी के कारण गिर चुकी है। आपके थाने की हालत बिल्कुल खराब है, अशांति फैली हुई है, मुलजिम वगैरह सारे जो बाहर निकले हैं आपके, उनसे अगर कोई मुलजिम भाग गया तो कौन सदस्य? अच्छा 295 में बांटता हूँ साहब। आप कृपया नियमों का तो पालन कर लें। 295। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निम्न बिंदुओं के तहत माननीय यातायात मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिंडौन आगार में जिले की सभी बुकिंग एजेंटों को जो विगत 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं को महा जून 1998 से विभाग के प्रबंध निदेशक के आदेश क्रमांक F4 लेखा 98 दिनांक 10/3/98 के तहत उनको महा जून से कमीशन नहीं देने के कारण 20 एजेंटों का भविष्य अंधकार में हो गया है। ये सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं। सभी एजेंट ब्याज पाउदार पूंजी निगम में अपनी लगाते हैं तथा महीने के अंत में इनको विभाग द्वारा कमीशन दिया जाता है। लेकिन विभाग ने सहायक लेखाकार और श्री आरबी विसूर द्वारा अपने मनमाने तरीके से इन एजेंट को मात्र 3% कमीशन दे रहा है तथा विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। प्रत्येक एजेंट के 1000 रुपए की मांग करता है तथा बाउंड पर रूप से हस्ताक्षर करवा रखा है। हस्ताक्षर नहीं करने पर एजेंसी समाप्त करने की धमकियां दी जा रही हैं। महा जुलाई 98 से इन सभी एजेंटों को न तो टिकट दे रहे हैं और ना ही इनका महा जून 98 का बकाया कमीशन पूर्व आदेश के तहत इनको भुगतान कर रहे हैं, जिससे महा जुलाई 98 से विभाग की आय में भयंकर रूप से कमी आ रही है तथा निगम को घाटे में पहुंचाया जा रहा है। बुकिंग एजेंटों को टिकट न देने से विभाग के परिचालक एवं यात्रियों को बिना टिकट यात्राएं करवा रहे हैं, जिससे निगम को भारी घाटा हो रहा है। अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे जो यातायात मंत्री जी विराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। आपने हमारे क्षेत्र के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय जो गाड़ियां जिले हेडक्वार्टर को जाती थी उन सबको आपने बंद कर दिया। करौली नया जिला आपने बनाया है, टोडा भीम से आगे और पढ़िए, एक भी गाड़ी नहीं जाती है। माननीय सदस्य से करौली के लिए कोई गाड़ी जाती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से, अगर माननीय यातायात मंत्री जी आश्वासन दें, अगर एजेंटों के साथ अन्याय हुआ उसका क्या होगा और इन गाड़ियों को कब चालू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। श्री राधेश्याम गंगानगर। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव। महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्री गंगानगर जिले में सरकारी चिकित्सालय सुविधाएं की स्थिति दयनीय है, इसलिए सभी कस्बों में प्राइवेट नर्सिंग होम खुलते जा रहे हैं। लोगों को इलाज बहुत महंगा करवाना पड़ रहा है। विषय हो कि मैं लोगों को रुपए पैसे बहुत बड़े पैसे लगाकर अस्पताल का निर्माण करवाया है, किंतु सरकार यहाँ पूरा स्टाफ तथा आवश्यक उपकरणों का तथा उपभोक्ताओं को करवा रही है। गिल चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सा के 8 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर सरकार तुरंत नियुक्ति करे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इस आधार पर पटाख पड़े गंदे पड़े चिकित्सालय के अंदर लैट्रिन बाथरूम उनकी सफाई व्यवस्था नहीं है और साथ ही नर्सिंग स्टाफ जो है वो कोई दिन में एक बार भी लोगों को संभालने के लिए तैयार नहीं है और व्यवस्था इस तरीके के ना तो उपकरण है ना वहाँ के कोई डॉक्टरों की व्यवस्था है। बहुत 5 करोड़ रुपए की रकम लगाकर जो हॉस्पिटल लोगों ने अपने पैसे से निर्माण किया है उसके अंदर कोई भी सुविधा जो जनहित में होनी चाहिए वो सुविधाओं की बहुत भारी कमी है। मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिला चिकित्सालय में उत्पन्न स्थितियों की और ध्यान देकर समस्त नियमानुसार समस्त व्यवस्था करें। धन्यवाद। श्री शिव किशोर सनाट।
श्री हरीश सिंह कुमेर, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री घनश्याम तिवारी, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण, आय व्यय अनुमान 1998-99 सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 61(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण, आय व्यय अनुमान 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री रोहतास कुमार, यातायात राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं। श्रीमती नरेंद्र कंवर, पर्यटन राज्य मंत्री, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619A की उपधारा 3 के तहत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे 1996-97 सदन की मेज पर रखती हूँ। श्री अमराराम चौधरी, कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भंडार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(11) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं। अधिसूचनाएं। श्री हरिशंकर भावड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त विभाग की 18